यह एक ऐसा संसार है जहाँ हथियारों के माध्यम से संरक्षक आत्माओं को बुलाया जाता है। आपदा के दिन जिसके हाथ में किंगलोंग यान्युए तलवार होती है वह गुआन यू में बदल जाता है और चारों ओर भारी विनाश करता है। जिसके हाथ में लेखनी होती है वह कलम उठाते ही वास्तविक पहाड़, नदियाँ, झीलें और समुद्र चित्रित कर सकता है। जिसके हाथ में लकड़ी की मछली होती है वह सुनहरे शरीर वाले अरहंत में बदल जाता है और उसके शरीर पर बुद्ध की दिव्य आभा सुरक्षा देती है। लेकिन मैं जैसे लोग जिनके हाथ में कुछ नहीं होता स्वाभाविक रूप से कोई संरक्षक आत्मा नहीं बुला सकते। हालांकि मेरे पास सैकड़ों अरब की संपत्ति थी, फिर भी मैं इन शक्तिशाली लोगों का गुलाम बन गया और अंत में उन्होंने मुझे यातनाएं देकर मार डाला। पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैं निश्चित रूप से इस दुनिया का शासक बनूंगा। इसलिए मैंने उठते ही अपने बटलर को कुछ चीजें ढूंढने का आदेश दिया। वे थी इच्छानुसार बदलने वाली दिव्य गदा, किंगलोंग यान्युए तलवार, अमर संहार भाला, एक विशेष रहस्यमय हथियार, 3 नोक वाली 2 धारों वाली तलवार, प्राचीन सम्राट की तलवार, 7 सितारा जेड राइनो, लटकती हुई वस्तु और आत्मा ग्रंथ दिव्य ऊर्जा। याद रहे मुझे केवल असली वस्तुएं चाहिए, नकली नहीं। इसके बाद बटलर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। ये सभी चीजें वे थीं जिन्हें मैं अपने पिछले जन्म में जानता था। सर्वोच्च स्तर का समन प्राप्त करने के लिए चाहे पूरी संपत्ति भी खर्च करनी पड़े फिर भी इन्हें हासिल करना जरूरी था, क्योंकि आपदा युग आने के बाद सभी शेयर और नकदी केवल बेकार अंक रह जाएंगे और केवल सोना तथा अपनी शक्ति ही असली मूल्य होंगे। जल्द ही बटलर ने फोन करके सूचना दी कि सभी वस्तुओं के ठिकाने मिल चुके हैं। हालांकि कुछ नीलामी में है, कुछ अन्य लोगों के संग्रह में है। वस्तुएं बहुत फैली हुई हैं और उनकी कीमतें भी कम नहीं हैं। और मैंने बटलर को 3 दिन का समय दिया, धन की जितनी भी आवश्यकता हो देने को कहा। फोन रखने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया। अभी मुझे 2 महत्वपूर्ण काम करने थे। पहला, एक मजबूत संरक्षक दल बनाना। दूसरा, एक अटूट निजी क्षेत्र का निर्माण करना। इसके बाद मैं अपने पुराने सहपाठी झांग युआन से मिला। वह एक जिम में प्रशिक्षक था। पहले वह एक झगड़े के मामले में फंस गया था और उससे कई लाख रुपए वसूले गए थे, लेकिन मैंने उसकी मदद करके उसे बचाया था। पिछले जीवन में भी उसने कई बार मेरी जान बचाई थी। उसने कहा, भाई आप यहाँ कैसे आए? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे एक सुरक्षा दल के प्रमुख की जरूरत है और जो भी वह काम करेगा उसे 10 गुना वेतन मिलेगा। ये सुनकर झांग युआन हंस पड़ा और बोला कि अगर यह काम तुम दे रहे हो तो वह बिना पैसे के भी करेगा। इसके बाद मैंने उसे अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करने को कहा और 7 दिन बाद मेरे घर पर रिपोर्ट करने को बोला। फिर मैं दूसरे काम के लिए निकल गया। आपदा के समय भूत और मृत आत्माएं प्रकट होंगी। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने शरण स्थल बनाए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे बहुत कम थे। इसलिए पिछले जीवन में कई संरक्षकों ने खुद अपनी टीमें बनाकर अपने अपने क्षेत्र विकसित कर लिए थे। जहाँ तक मेरे क्षेत्र के चयन की बात है वह मैंने पहले ही तय कर लिया था। पहले से ही एक योजना थी, इसलिए मैंने अकेले हुआगुओ पर्वत के प्रभारी से संपर्क किया और अंत में 600 मिलियन की भारी कीमत देकर वहाँ के 10 वर्षों के अधिकार खरीद लिए। हुआगुओ पर्वत वह पवित्र स्थान था जिसे मैंने विशेष रूप से चुना था। बस इसकी सुरक्षा मजबूत कर दी जाए तो अनेक दुष्ट आत्माओं और मृत आत्माओं को आसानी से रोका जा सकता था। इसके बाद मैंने देश की सबसे अच्छी निर्माण कंपनी को फोन किया। तुम्हारे पास 3 महीने हैं। हुआगुओ पर्वत को एक अभेद्य किले में बदल दो। 800 मीटर ऊंची इस्पात की बाहरी दीवार, 600 मीटर ऊंची मिश्र धातु की आंतरिक दीवार, पूरे पर्वत के ऊपर 100,000 वोल्ट का विद्युत जाल, भूमिगत 50 मीटर गहराई तक खुदाई करके एक और सुरक्षात्मक परत, 360 डिग्री बिना किसी अंधे कोने वाली रक्षा व्यवस्था चाहिए। यह सुनकर वास्तुकार ने भौहें सिकोड़ ली। यंग मास्टर सू, आपकी मांगे पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट 3 महीने में पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें 30 अरब दूंगा। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यह सुनते ही वास्तुकार का उत्साह बढ़ गया। 3 महीने बाद मैं इसे पूरा करके दूंगा। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। अब भी कुछ सामग्रियों की समस्या बाकी थी। इसके बाद मैंने चिकित्सा जगत के एक शीर्ष प्रोफेसर को फोन किया। फोन जुड़ते ही मैंने सीधे कहा, मुझे दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी की 100 मेडिकल उपकरण सेट चाहिए। उन्हें तैयार करके मेरे बताए स्थान पर पहुंचा दिया जाए। प्रोफेसर ने इतना बड़ा ग्राहक पहले कभी नहीं देखा था। वह पहले कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, मिस्टर सू, जैसा आप चाहें। आपदा युग में संरक्षक अक्सर घायल होते रहेंगे। भले ही कुछ संरक्षकों के पास उपचार की क्षमता हो, फिर भी वे एक साथ बहुत अधिक लोगों का इलाज नहीं कर सकते। यही कारण था कि चिकित्सा उपकरणों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। लेकिन तभी बटलर एक बुरी खबर लेकर आया। यंग मास्टर, आपकी धनराशि मालिक ने फ्रीज कर दी है। यह कहकर उसने मुझे फोन पकड़ा दिया। फोन के दूसरी ओर मेरे पिता की आवाज थी, शियाओसू, तुम्हारी हाल की गतिविधियों ने कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब कंपनी के शेयर भी गिरने लगे हैं। मैंने तुम्हारा बैंक खाता भी अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। जब यह जनमत शांत हो जाए तब मुझसे संपर्क करना। यह कहकर पिता ने फोन काट दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तभी बटलर ने मुझे टीवी देखने के लिए कहा। इस समय टीवी चैनल पर मेरी ही खबर चल रही थी। चौंकाने वाली खबर, सू ग्रुप के युवा उत्तराधिकारी ने भारी धनराशि खर्च करके बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुएं खरीदी हैं। इसके अलावा उसने 600 मिलियन खर्च करके पर्यटन स्थल हुआगुओ पर्वत भी खरीद लिया है। वर्तमान में कई निर्माण टीमें वहां लगातार पहुंच रही हैं। सूत्रों के अनुसार उसने अभी हाल ही में बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण भी खरीदे हैं। इस समय इंटरनेट पर जनमत पूरी तरह उफान पर था। सू ग्रुप इतने सारे असली प्राचीन खजाने खरीद कर क्या करेगा? बेहतर होता कि यह पैसा दान कर देते। इन लोगों के पास सच में बहुत फालतू पैसा है। इतना पैसा खर्च करके एक टूटा फूटा पर्यटन स्थल खरीद लिया। इंटरनेट के इन कीबोर्ड योद्धाओं के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। उसी समय मेरी दूसरी बहन घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही उसने मुझसे पूछा, शियाओसू, तुम हाल ही में इतनी बड़ी रकम आखिर किस काम में खर्च कर रहे हो? अब बाहर हर जगह तुम्हारे बारे में ही चर्चाएं
चर्चाएं चल रही हैं। बड़ी संख्या में मीडिया संस्थान भी हमारे सुपरिवार पर नजर रखे हुए हैं। उस समय मेरा बहुत मन हुआ कि मैं सच बता दूं और अपनी दूसरी बहन को सब कुछ समझा दूं, लेकिन आपदा के आगमन की बात इतनी अविश्वसनीय थी कि अगर मैं कह भी देता तो जरूरी नहीं था कि वह मुझ पर विश्वास करती। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली और कहा, दूसरी बहन, 3 महीने बाद तुम खुद सब समझ जाओगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे आर्थिक सहयोग की जरूरत है। इस बार उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। फिर उसने मेरे खाते में 20 अरब युआन ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद वह वापस कंपनी लौट गई। परिवार के विश्वास और आर्थिक समर्थन के साथ अब मैं फिर से बड़े पैमाने पर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता था। इसके बाद मैंने कई प्रोफेसरों और किसानों को नियुक्त किया। मैंने उन्हें हुआगुओ पर्वत में ग्रीन हाउस बनाकर खेती करने को कहा, ताकि निकट भविष्य में चारों मौसमों के फूल, फल और सब्जियां उगाई जा सकें। उसके बाद मैंने कुछ जल संसाधन विशेषज्ञों को भी बुलाया। उन्हें हुआगुओ पर्वत के लिए एक जल शोधन प्रणाली डिजाइन करने को कहा, क्योंकि आपदा आने के बाद सभी भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित हो जाने वाले थे। इसलिए यह जल शोधन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों बाद झांग युआन अपने 30 भाइयों के साथ रिपोर्ट करने आ गया। सुभाई, इन सबको मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है। इनमें से हर एक मजबूत इंसान है। इसके बाद मेरी नजर उन सब पर गई। उनमें कई चेहरे ऐसे थे जिन्हें मैं पहचानता था। पिछले जन्म में जब आपदा आई थी, झांग युआन ने मुझे राक्षसों की भीड़ से बचाया था। उसके बाद मैं इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर जीवित रहने की कोशिश करता रहा। इसी वजह से हमारी जीवित रहने की संभावना कुछ बढ़ गई थी। सभी को देखने के बाद मैंने सिर हिलाया। उसी समय सुपरिवार की हवेली से 3 रंगीन वर्दी पहने पुरुष बाहर आए। ये वे लांगिया स्पेशल फोर्स सैनिक थे जिन्हें मैंने भारी धनराशि देकर नियुक्त किया था। आने वाले 3 महीनों तक ये तीनों उन्हें नरक जैसी कठोर ट्रेनिंग देंगे। जब तुम लोग सच में अकेले मोर्चा संभालने वाले पुरुष बन जाओगे। सब कुछ समझाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट गया। तभी बटलर एक अच्छी खबर लेकर आया। यंग मास्टर, सभी प्राचीन वस्तुएं आ चुकी हैं। लेकिन यंग मास्टर, आप इन सांस्कृतिक धरोहरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? मैंने भी इसका उत्तर नहीं दिया। 3 महीने बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए ठंडे हथियारों की एक और खेप का इंतजाम करो। बटलर ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। जल्द ही आधा महीना बीत गया। इस दौरान बटलर विभिन्न प्रकार के ठंडे हथियार ले आया। उनमें तलवारें, भाले, कृपाणे, हुक, भाले और 18 प्रकार के पारंपरिक हथियार शामिल थे। मेरे आदेश पर झांग युआन अपने 30 भाइयों को लेकर आगे बढ़ा और हथियार चुनने लगा। कुछ ही समय में सभी 30 लोगों ने अपने अपने हथियार चुन लिए। ये सभी मेरे अधीनस्थों के लिए तैयार की गई समन वस्तुएं थीं। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि इन हथियारों का असली उपयोग क्या है। न ही मैंने उन्हें संरक्षक आत्माओं को बुलाने की विधि बताई। मैंने केवल झांग युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छी तरह प्रशिक्षण लो। 3 महीने बाद तुम मेरा धन्यवाद करोगे। इसके बाद के दिनों में सभी टीवी चैनल मेरे असामान्य व्यवहार की खबरें दिखाते रहे। इंटरनेट पर लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगे कि क्या सचमुच दुनिया का अंत आने वाला है। लेकिन मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। आपदा के आने से 5 दिन पहले हुआगुओ पर्वत का प्रलयकालीन किला पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। मैं पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर उस इस्पाती किले को देख रहा था। भले ही यहाँ कोई संरक्षक आत्मा न हो, केवल यह किला ही आपदा के शुरुआती चरण को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद मैंने उन 30 भाइयों से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो अगले 5 दिनों के भीतर अपने परिवारों को यहाँ ले आओ। पिछले 3 महीनों में इन लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। एक जर्जर पर्यटन स्थल का इस्पाती किले में बदलना, फिर लगातार यहाँ भारी मात्रा में सामग्री पहुँचाई जाना और पर्वत में बड़ी मात्रा में फसलें उगाई जाना। भले ही बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाए, फिर भी यहाँ मौजूद लोग सैकड़ों वर्षों तक आत्मनिर्भर होकर जीवित रह सकते थे। उसी समय बटलर मेरे सामने रुई जिनगुबांग लेकर आया। मैंने उसे हाथ में लिया और पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। उस समय जिनगुबांग हुआगुओ पर्वत की चोटी पर खड़ा चमकदार स्वर्णिम प्रकाश छोड़ रहा था। महान संत, 5 दिन बाद मैं तुम्हारी कीर्ति पूरी दुनिया में फैला दूंगा। इसके बाद 5 दिन पलक झपकते बीत गए। झांग युआन और बाकी सभी लोग अपने परिवारों को हुआगुओ पर्वत ले आए। फिर एक के बाद एक दर्जनों लग्जरी कारें भी पर्वत में प्रवेश करने लगी। उसी समय बाहर विभिन्न मीडिया पत्रकारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही कोई गाड़ी अंदर जाती, वहाँ हलचल मच जाती। देखो, वह सु ग्रुप के अध्यक्ष सु चांगफेंग हैं। पीछे वाली कार में सु परिवार के बड़े और दूसरे युवा स्वामी बैठे हैं। वे अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आए हैं। कुछ देर बाद पिता मेरे सामने आ गए। सु, क्या अब तुम आखिरकार यह सब समझाने वाले हो? उस समय मैंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। थोड़ा और इंतजार कीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद झांग युआन अपने भाइयों के साथ आ पहुंचा। उनके हाथों में वही हथियार थे जो उन्होंने पहले चुने थे। 3 महीने तक कठिन प्रशिक्षण लेने के बाद वे सभी इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। जैसे ही रात के 12 बजे चांद अचानक रक्त लाल हो गया। आकाश में लाल धुंध फैल गई। बैंगनी बिजली मानो पूरे आकाश को चीर रही थी। धरती से भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। उसके तुरंत बाद दुनिया भर में सैकड़ों नरक द्वार प्रकट हो गए। हालांकि झांग युआन और बाकी लोगों ने पहले से मानसिक तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में प्रलय का दृश्य देखा तो उनका खून जोश से उबलने लगा। उसी समय मैंने देखा कि उनके हथियार चमकने लगे थे। मैंने तुरंत उन्हें आदेश दिया, अपने हथियारों पर एक एक बूंद खून टपकाओ। यह सुनकर झांग युआन और बाकी लोगों ने वैसा ही किया। जैसे ही खून हथियारों पर गिरा, उनकी
आत्माएं समन वस्तुओं से बंधने लगी। फिर उनकी आंखों की पुतलियां हथियारों जैसी दिखाई देने लगी और उनके पीछे विशाल संरक्षक आत्माएं प्रकट हो गईं। अब समझ आया कि सुभाई हमें इतने समय से प्रशिक्षण क्यों दिलवा रहे थे। तो ये हथियार देवताओं को बुला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं एक मुक्के में बैल को मार सकता हूँ। सुभाई, आपकी संरक्षक आत्मा कौन सी है? मेरे पिता को भी अब उस बात का पछतावा होने लगा था जब उन्होंने मेरी संपत्ति फ्रीज कर दी थी। पहले उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ एक बिगड़ैल और नासमझ लड़का हूँ, लेकिन जब उन्होंने प्रलय का दृश्य देखा तब उन्हें समझ आया कि मैं वास्तव में कितना महान कार्य कर रहा था। इसके बाद मैंने अपने लोगों को, परिवार वालों को रहने की जगहों तक पहुँचाने का आदेश दिया। बाकी सभी लोगों को हुआगुओ पर्वत की रक्षा करनी थी। यह कहकर मैं पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर रुई जिनगुबांग तेज स्वर्णिम प्रकाश बिखेर रहा था। जब उसे किसी मानव के निकट आने का एहसास हुआ तो ऐसा लगा मानो वह भी प्रसन्न हो उठा हो। इसके बाद मैंने एक खंजर निकाला। मैंने अपने हाथ पर एक कट लगाया जिससे खून निकलने लगा, क्योंकि जितना उच्च स्तर का समन वस्तु होता है उतना ही अधिक रक्त उसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद मैंने अपने खून से भीगे हाथ से सीधे जिनगुबांग को पकड़ लिया। उसी क्षण सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और अत्यंत तेज चमकने लगी। इस स्तर के देवता श्रेणी के संरक्षक आत्मा को बुलाने के लिए शरीर को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति उस यातना को सहन न कर पाए तो वह उनका स्वामी बनने के योग्य नहीं होता। उस समय की तीव्र पीड़ा से मेरा शरीर कांपने लगा। ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। फिर भी मैंने अपना हाथ नहीं छोड़ा। यदि मैं इतनी सी पीड़ा भी सहन नहीं कर सकता तो फिर दुनिया पर राज करने की बात ही क्या करूंगा। उधर किले की दीवारों के बाहर अब बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माएं और मृत आत्माएं हुआगुओ पर्वत की ओर दौड़ रही थीं। यह देखकर झांग युआन अपने भाइयों को लेकर उनका मुकाबला करने लगा। उसने अपनी पीठ से लंबी तलवार निकाली। तुरंत उसके पीछे एक नारंगी रंग का योद्धा संरक्षक आत्मा प्रकट हो गया। झांग युआन जब भी वार करता उसका संरक्षक आत्मा भी वही क्रिया दोहराता। ये दुष्ट आत्माएं ऊपर से भले ही भयानक दिखाई देती थीं, लेकिन झांग युआन और उसके साथियों के सामने वे तिनकों की तरह थीं। 3 महीने की नरक जैसी ट्रेनिंग और संरक्षक आत्माओं के आशीर्वाद के कारण वे सभी बहादुर महान सेनापतियों जैसे बन चुके थे। भाई झांग, मैं तो सोच